प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में, इससे पूर्व के 2 वीडियो में आपको बताया था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश। आज तीसरे जो पार्ट है वो पूर्वी मैदान के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान साझा करने का प्रयास करेंगे। पूर्वी मैदान एक तीसरा भाग है, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, अब पूर्वी मैदान में हमें देखेंगे कि कौन सा हिस्सा पूर्वी मैदान के दायरे में आता है। जैसा कि इस शेडिंग में आपको ये बता रखा है, और ये हिस्सा आपका पूर्वी मैदान में आता है, यानी कि आपका भरतपुर, अलवर का हिस्सा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इसके बाद भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये हिस्सा बनास नदी ने, चंबल नदी ने अथवा उनकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। ये हिस्सा ये पूरी तरह से मैदानी प्रदेश है, इसलिए इसके साथ मैदान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये पूर्व में है, और हम ये देखते हैं कि ये इसको हम नदी बेसिन भी यदि कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित ये एक बेहतरीन उपजाऊ प्रकार का मैदान है। जैसे हम भारत के संदर्भ में मध्य के विशाल मैदान को पढ़ते हैं, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के तंत्रों या सिंधु नदी की सहायक, इन 3 नदियों की सहायक से बना है। उसी प्रकार ये भी चंबल, बनास और यमुना आदि की सहायक नदियों से निर्मित मैदान है। ये जो क्षेत्र है वो संपूर्ण राजस्थान का लगभग 23.3% भूभाग इस मैदानी क्षेत्र के दायरे में आता है। और इसको हम ये देखें कि 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा इसको पश्चिम से अलग कर रही है। ये 50 सेंटीमीटर की रेखा, 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा इसको पश्चिम से अलग कर रही है, यानी कि 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इधर की तरफ होती है और 50 सेंटीमीटर से वर्षा इस रेखा के पश्चिम में होती है, यानी कि ये इसकी वर्षा रेखा की और विशेषता है। इस मैदान में और मुख्यतः हम 3 दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करेंगे। पहला है चंबल बेसिन, बनास बेसिन, और पहला चंबल बेसिन। चंबल बेसिन पढ़ेंगे हम। पहला चंबल बेसिन, चंबल नदी का बेसिन। दूसरा पढ़ेंगे हम बनास बेसिन, और तीसरा पढ़ेंगे हम माही बेसिन, यानी कि छप्पन का मैदान। इन 3 नदियों का एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो इस मैदानी क्षेत्र को निर्माण करती हैं। तो पहला चंबल बेसिन। चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, इसमें हम देखते हैं कि चंबल जो बेसिन है वो यहाँ ये एरिया चंबल बेसिन के, क्योंकि राजस्थान में चंबल नदी का जो प्रवेश है वो इस प्रकार चित्तौड़गढ़ से और कोटा से आगे बढ़ता हुआ ये इधर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए और चंबल नदी इटावा के पास यमुना नदी मिल जाती है। इस प्रकार चंबल नदी का और बहाव दिशा है। तो ये एक बीहड़ क्षेत्र है चंबल नदी का जो एरिया है, क्यों नदी तीव्र गति से कटाव करती है, तो इसमें एक रेवांस मिलते हैं जिनको हिंदी में हम बीहड़ बोलते हैं। बेडलैंड टोपोग्राफी है, और इसको दूसरे शब्दों उत्कात स्थलाकृति भी बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं जो प्राय एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उत्कात स्थलाकृति, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी। कई बार बीहड़ भी पूछ ली जाती हैं, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं रेवांस। ये एरिया चंबल नदी का जो एरिया है वो डांग क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, चंबल बेसिन। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी नदी है बनास नदी। बनास एक महत्वपूर्ण नदी है, बनास नदी।
इस तो बनास और बनास की सहायक नदियों से निर्मित जो मैदान है, जैसा कि इस मानचित्र में आपको दिख रहा है, वो बनास बेसिन के रूप में जाना जाता है। बनास नदी अरावली पर्वतमाला की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है और बाद में सवाई माधोपुर में रामेश्वरम जो त्रिवेणी धाम है, जहाँ पर वो चंबल में एक अन्य नदी सीप के साथ मिल जाती है। बनास नदी का जो ढाल है वो पूर्व की तरफ है, इस ढंग से है बनास नदी का ढाल। और ये जो नदी है वो इसकी अनेक शाखाएं इसमें मिलती हैं अन्य नदियों की, जैसे कोठारी नदी इसमें मिलती है। इसी प्रकार डैन, मानसी और धुंध, बांडी, धुंध, मोरेल, इसी प्रकार दाईं तरफ से कुछ नदियाँ मिलती हैं इसमें, वो हैं बेड़च, बगन और गंभीर। ये कुछ नदियाँ बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इस विशाल जल राशि को लेकर के नदी चंबल नदी में मिल जाती है और चंबल बाद में उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। तो हमने इस तरीके से बनास नदी का अध्ययन किया। इसके बाद तीसरा है और माही नदी बेसिन, जिसको हम 56 का मैदान ही बोलते हैं, माही बेसिन, 56 मैदान, क्योंकि ये 56 और गाँवों का जो समूह है उसके आधार पर इसका नाम पड़ा है। ये जो एरिया है वो ये है 56 मैदान, मध्य माही पठारी बोलते हैं। और आगे चलकर के नदी और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस प्रकार इसका जो क्षेत्र है, दिशा है, वो है। और इस पर बांसवाड़ा में एक माही बजाज सागर बांध बनाया गया है, जो पेयजल, सिंचाई और विद्युत, ये तीनों दृष्टिकोण से काम में लिया जाता है। इसके बाद हम एक अन्य और अंतिम जो चौथा जो क्षेत्र है, पूर्वी मैदान के बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, चौथा जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी और पूर्वी पठारी क्षेत्र, जिसको हम दूसरे रूपों में हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं, हाड़ौती पठार। ये जो क्षेत्र है वो ये है, मानचित्र में हम देखेंगे ये क्षेत्र ये है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती पठार में मुख्यतः 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। ये 4 जिले मुख्यतः हाड़ौती पठार में लिए जाते हैं। और ये जो हाड़ौती पठार है वो मालवा के पठार का ही विस्तार है, क्योंकि यहाँ पर मालवा का पठार जाता है, मालवा के पठार का ही विस्तार है। और इस क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 500 मीटर मानी जाती है। अनेक पर्वत हैं, अर्धचंद्राकार रूप में पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर जो मुख्य नदी है वो है चंबल नदी। अब हाड़ौती पठार से जो मुख्यतः नदी निकलती हैं वो कालीसिंध, जो बाद में चंबल में मिल जाती हैं, कालीसिंध, परवन, पार्वती, आहू, निवाज, ये कुछ अन्य सहायक नदियां हैं चंबल की। और इस चंबल इस विशाल जल राशि को लेकर आगे बढ़ती है। यहाँ पर इसके 5 मुख्य धरातलीय प्रदेश हैं, इनमें अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, नदी निर्मित मैदान, शाहवाद का उच्च स्थल, झालावाड़ का पठार और गंगधार के उच्च क्षेत्र इस हाड़ौती पठारी क्षेत्र के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। हाड़ौती जो पठार है वहाँ पर हम देखते हैं कुछ स्थलाकृतियों को कि हाड़ौती पठार पर बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार हैं। ये मुकुंदरा हिल्स का हमने नाम सुना होगा, ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, इस प्रकार अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं और बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। और इनकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। और यहाँ पर 4 दर्रे हैं, जैसा कि मैंने आपको अरावली पर्वतमाला के मध्य
क्षेत्र में बताया था, बरपेरवेरिया और दर्रे बताया था, देवारी, हल्दी घाटी, ये दर्रे बताए थे। उसी प्रकार यहाँ भी, और जो दर्रे हैं उनमें बूंदी के निकट एक दर्रा है, और दूसरा जैतवास के निकट यानी कि बूंदी के निकट, फिर जैतवास के निकट एक दर्रा है, तीसरा रामगढ़ के नज़दीक, रामगढ़ बूंदी में है, और चौथा लाखेरी, लाखेरी भी बूंदी में है, लाखेरी के निकट। ये 4 दर्रे माने जाते हैं। यहाँ का जो सर्वोच्च शिखर है वो है संतूर या सतूर, सतूर शिखर है मुख्यतः, सर्वाधिक जो ऊंचाई है सतूर, और ये 353 मीटर ऊंचाई वाला है। चंदवाड़ी क्षेत्र में इसका सर्वोच्च शिखर 570 मीटर ऊंचा हो जाता है। यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ा था कि चंबल और चंबल की सहायक नदियाँ हैं, जिनमें कालीसिंध है, पार्वती है, मेज है, और ये नदियाँ एक मैदान बनाती हैं जिनको नदी निर्मित मैदान भी कहा जाता है। अब 12 ज़िले की हम बात करें तो 12 जो ज़िला है उसमें शाहाबाद का उच्च जो क्षेत्र है, शाहाबाद, शाहाबाद 12 में है, शाहाबाद, शाहाबाद उच्च क्षेत्र 12 जो है वो ये 12 है, 12 उच्च क्षेत्र, शाहाबाद का उच्च क्षेत्र, तो ये 12 ज़िले में है। और यहाँ पर जो सर्वोच्च शिखर है वो 456 मीटर है, यानी जो शिखर है सर्वोच्च 12 का वो है 456 मीटर। यहाँ पर घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि शाहाबाद जो 12 में जो पहाड़ियाँ वो किस आकार की हैं, शेप की हैं, तो घोड़े के नाल के आकार की, यानी घोड़े का जो नाल होता है वो इस ढंग का होता है, इस ढंग की पहाड़ियाँ हैं, यानी कि हॉर्स शू टाइप। हम ये देखें, हॉर्स शू टाइप, इस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं शाहाबाद 12 में। दक्षिण में झालावाड़ का जो पठार है वो हमें हाड़ौती पठार के रूप में देखने को मिलता है, और इसके दक्षिण पश्चिम भाग में डग गंगधार की उच्च भूमि है, और जहाँ पर 450 मीटर की ऊंचाई वाली छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के 4 मुख्यतः उच्चावच प्रदेशों का या भौतिक प्रदेशों का इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्ययन कराया, और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से किए गए प्रयास से और आप तक इन 4 भौतिक प्रदेशों की जानकारी पहुँची होगी। और अब हम अगले वीडियो में कुछ अन्य चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।